रोल बोल। यूक्रेन में पिछले दिनों युद्ध चल रहा है दो देशों के बीच में। और वहां पर भारत के काफी जो स्टूडेंट है पढ़ाई के लिए गए हुए थे वो फंसे हुए थे। काफी हजारों स्टूडेंट सरकार की सहायता से भारत में आ चुके हैं। और खांडा खेड़ी के हमारे पास अंकित ये यूक्रेन में पढ़ाई के लिए गए हुए थे। ये आज ही अपने घर पे पहुंचे हैं। वहां पर क्या इनको ने परेशानी का सामना करना पड़ा, किन किन परेशानियों में रहे, भूखे प्यासे, कैसे इन्होंने अपना यहां तक इंडिया तक का सफर तय किया, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। अंकित जी बताओ, आप वहां पे पढ़ाई के लिए गए हुए थे और युद्ध स्टार्ट हो गया है, तो उसमें आपने जैसे पहले दिन से युद्ध स्टार्ट हुआ तो क्या प्रॉब्लम आपके सामने आई? सबसे पहले नमस्कार, राम राम साथियों। मैं अंकित सिंदड़, खांडा खेड़ी हिसार। मैं यूक्रेन में एमबीबीएस के लिए 6th कोर्स का स्टूडेंट हूँ। तो सर, जैसे कि आप पूछ रहे हो कि जब ये शुरू हुआ था 24 तारीख को पहली बार शुरू हाँ, हुआ जैसे था। 24 तारीख को हाँ शुरू जी। हुआ तो उस दिन क्या क्या चीज हुई? वही सर, जैसे हम सो रहे थे सुबह 5 साढ़े 5 बजे लगभग धमाकों की आवाज़ आनी शुरू हुई। और उससे क्या होता है, जब भी ब्लास्ट होता है तो ऐसे खिड़की दरवाजे भी वाइब्रेट करते हैं आपके। जी। तो धमाकों की आवाज़ आई, हमने उठ के देखा तो फिर शहर में रेड अलर्ट जारी कर दिया था। सायरन वगैरह बजने लग गए थे। तो फिर हम वहाँ से निकल के 6 साढ़े 6 बजे तक मेट्रो में पहुँच गए थे। हर जगह अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए हुए होते हैं। तो हमने फिर वहाँ पे लगभग ये मान लो 5 से 6 दिन हमने बंकर में सर्वाइव किया है। नहीं, जैसे पहले दिन जैसे सरकार ने बताया नहीं, वहां की सरकार ने कि भाई यहाँ पे युद्ध होने वाला है, या अचानक ही हो गया ये? नहीं सर, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के एकदम से शुरू हुआ था सुबह सुबह। सुबह सुबह। हाँ तो जी। जैसे युद्ध स्टार्ट हो गया, आपने बंकर में पहुंच गए, वहां पे बंकर में अपनी क्या अपनी लाइफ जो 2 दिन की 4 दिन की जो बंकर की लाइफ थी नहीं, हाँ जी। वो लाइफ कैसी रही आपकी? तो सर, जैसे कि हम पहले बंकर में जाके पहले तो हम ऐसे ही सीढ़ियों पे बैठ गए, जी। अंडरग्राउंड मेट्रो थी। तो फिर हमने अपना ज़्यादा लंबे समय तक रुकना था, इसलिए धीरे-धीरे हमने अपना जगह बनानी शुरू की। हमने एक मेट्रो के अंदर अपना ग्राउंड पे बिस्तर लगाया जी। और वहाँ पे हम अपना सामान लेके बैठ गए। ठीक है। वहाँ पे हमारे साथ लोकल भी थे और इंडियंस भी थे। ठीक है। वही कोई लोग कुर्सियों पे बैठे हैं सीट्स पे, कोई ज़मीन पे बैठा हुआ है। हम्म। तो सर ऐसे ही फिर 1 दिन बीता, 2 दिन बीता तो धीरे-धीरे खाना भी खत्म होना शुरू हो जाता है। हम्म। और जैसे आप कि बंकरों में पहुंचे तो कुछ खाने के लिए साथ में लेके गए थे? नहीं सर, पहले तो हम लेके गए थे, लेकिन वो 2 दिन चल जाएगा, 3 दिन चल जाएगा। हम्म। उसके बाद हम्म। वही बाहर निकलो तो मेट्रो के लिए भी वो होता है कि पूरा कवर किया हुआ था उन्होंने, जिसको सील करना बोलते हैं। ठीक है। वो उसकी भी खुलने की टाइमिंग होती है हम्म। कि सुबह 1 घंटा खुलेगा, शाम को 1 घंटा खुलेगा, 6 बजे 7 बजे ऐसे। तो उस टाइम भी हम शायद थर्ड डे था जिस दिन हम लाइन में लगे हुए थे मेट्रो के बाहर। हम्म। तुरंत निकलते ही सुपरमार्केट है। तो उसमें हम 1 घंटा सवा घंटा खड़े रहे लाइन में। एकदम से फिर आर्मी वालों ने चिल्ला के आवाज़ मार-मार के सबको बोला कि गो बैक टू बंकर। हम्म। कि बाहर रशियन आर्मी की वजह से दोबारा सिचुएशन ख़राब हो रही है। तो इसलिए फिर वापस बंकरों में चले गए। ठीक है। तो ये मान लो सुबह हमने जैसे आज सुबह हमने सिर्फ चाय पी है। उसके बाद 2 दिन तक कोई खाना नहीं। 2 दिन तक आप भूखे रहे हाँ बिल्कुल? जी। कोई अंदर अंदर कोई खाना जा नहीं रहा था, कोई फिर पहुंचा नहीं रहा था? फिर सर 4 दिन हो गए थे जब, उस दिन उन लोगों ने सिर्फ लोकल्स के लिए, जो छोटे बच्चे थे जिनके साथ, उनके लिए जैसे दूध, बिस्किट, ये छोटी-मोटी चीज़ें उनके हम्म। लिए प्रोवाइड करवाई थी। ठीक है। हाँ जी। आपका आपका व्रत चल रहा था, हाँ जी। ऊपर धमाके पेट के अंदर दूसरे धमाके। तो हाँ उस जी। कैसा महसूस कर रहे थे आप उस दौरान, भाई अब क्या होगा हमारा? वही ना सर, जैसे मेरे साथ मेरे जूनियर्स भी थे, जो मेरी टीम थी, हम लगभग 10-11 लोग थे। तो उन्होंने पूछा कि भैया क्या करना है? कि बाहर चलना है या नहीं? मत देखो, मरना तो दोनों तरफ है। अब ये देख लो तुम्हें भूख से मरना है या गोलियों से मरना है। हम्म। वहाँ यहाँ बैठेंगे, 2 दिन नहीं खाएँगे फिर भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम्म। इसलिए हमारा पहले यहाँ बैठ के वहाँ देखते हैं, सिचुएशन के हिसाब से देख लेंगे बाहर निकल के। फिर बाहर निकलने के बाद भी ना एटीएम में कहीं कैश की सुविधा है, ठीक है। सब आउट। हम्म। वही, और ना खाने का सामान है मार्केटों में कहीं, तो सब कुछ तो बंद बंकर एकदम। बंकर से निकल आप कितने दिन बाद निकले, और आगे आगे की क्या कहानी है आपकी? मैं सर लगभग 5 दिन बाद बंकर से निकला था। ठीक है। हाँ जी। तो आगे क्या रहा बंकर से निकलने के बाद तो में, फिर सर आप कहाँ गए? बंकर से निकल के पहले हम अपने घर पे आए, अपना सामान उठाया और उसके बाद हम लगभग ये मान लो 8 किलोमीटर पैदल चल के अपने रिस्क पे स्टेशन गए हम। ठीक है। और घर से स्टेशन जाते वक़्त रास्ते में भी हमने देखा कि ऊपर से उनके फाइटर प्लेन जा रहे हैं, हम्म। उनकी भी आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन मौसम खराब था, दिखाई नहीं दे रहे थे। हम्म। तो उन्होंने, जब हम वहाँ से क्रॉस कर रहे थे तो एक हमारी साइड वाली बिल्डिंग पे भी बॉम्ब गिरा। जी।
तो जैसे साइड वाली बिल्डिंग में बॉम्ब गिरा तो उस हमने टाइम अपनी पे। आंखों से देखा उस बिल्डिंग को गिरते हुए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये नहीं हुआ कि भाई आज शायद ही इंडिया बच के जाए। वही सर, देखो जान हथेली पे लेके चलने वाला काम था, या ये कह लो कि सिर पे कफन बांध के चलने वाला, अपने रिस्क पे स्टेशन तक जाना था, उसके लिए कोई वो नहीं था। तो वहां की जो सरकार है इंडियंस के लिए क्या कुछ प्रोवाइड करवाई थी, क्या सहायता करी थी वो? वही है सर कि जिसके घरों के नीचे अगर बेसमेंट है तो वो वहां रहो, जिनके पास नहीं है तो उनके लिए मेट्रो में सुविधा कर रखी है, हम्म पूरा उसको सील कर दिया। बाहर हर जगह सिग्नल पे, चौराहों पे मिलिट्री वाले खड़े थे। हम्म। तो सर यूक्रेन की गवर्नमेंट भी ऐसे नहीं है कि वो हमको परेशान कर रहे थे। तो कब आपको ऐसे लगा कि भाई अब तो मैं बच गया, जब वो हरियाणवी भाषा में कहते हैं ना, भाई अब तो बच गया मैं, ऐसा कब महसूस हुआ आपने? जब से हम पोलैंड का बॉर्डर के अंदर घुसे। अच्छा, हाँ पोलैंड जी। के बॉर्डर में अंदर जाते ही ये हाँ, हुआ भाई। उसके बाद जी, अच्छा। जैसे हम पहले वहाँ स्टेशन पहुंचे, हम्म। उसके बाद हमने वहाँ भी जैसे बहुत भीड़ थी क्योंकि ठीक। सब पैनिक में थे, हाँ। तो इसीलिए हमने अंदर जाके भी देखा कि लोग वहाँ पे भी पैसे कमाने की सोच रहे हैं इस टाइम पे भी। हम्म। हमने खुद $300 दे के अंदर गए अच्छा। ताकि जल्दी निकल जाएं, इसलिए हम्म। हमने वहाँ वो पुलिस वगैरह वाले खड़े होते हैं, तो हमने उनको $300 पकड़ाए। जी। और उसके बावजूद भी फिर क्या हुआ कि वो इमरजेंसी की वजह से गेट नहीं खुला, प्लेटफॉर्म पे दूसरे पे गाड़ी बुलानी पड़ी, तो वो पैसे ऐसे ही वेस्ट हो गए। जी। अंकित का वहां पे बुरा हाल था, ऐसा ही हाल यहाँ पे भारत में उसके माँ और बाप का भी था। हम उनकी माँ से बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है जी? सुदेश। सुरेश जी, आपका बेटा है, बेटा बड़ा लाडला होता है और सबसे ज्यादा माँ का बेटा लाडला होता है। तो माँ के दिल पे उस टाइम पे क्या बीत रही थी कि बेटा विदेश में फंसा हुआ है, वहां पे युद्ध हो रहा है, भाई बेटा को कभी भी गोली लग सकती है, बेटा पता नहीं जिंदा आएगा या नहीं आएगा। आपके मन में क्या क्या चल रहा था? मेरे मन में ये चल रहा था जी, एक बेटा घर से बाहर निकाल दिया, पता नहीं बेटा यहाँ पर वापिस आएगा नहीं। मैं दिन रात रोती रहती थी, खाना भी नहीं खाती थी, सो भी नहीं पाती थी जी। ऐसे रोती रहती थी। हम लोग बर्बाद हो गए हैं। अच्छा। तो अब जैसे बेटा आपका आया है घर पे, तो अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अब ऐसा महसूस हो गया कि मेरा बेटा घर पर आ गया, हमारी जिंदगी उल्टी वापिस मिल गई हमने। जी। हाँ जी। जी, आपका बेटा से आपकी फोन पे बात होती थी तो उस समय कैसा होता था? बेटे के साथ फोन होती बात थी, हुई? बात तो होती थी जी, वीडियो कॉल भी बात हुई है, मेरी मैसेज में भी बात हुई है। जी। बेटे को बात करते तो मैं कभी घबराई हुई नहीं हुई, मैंने कहा चल बेटा आएगा, जरूर आएगा घर पे। जी। बाकी मैं फोन धर कर बहुत सारी रोती, जी। बहुत दिल घबराता मेरा, ठीक है। इतनी बेचैनी हो जाती, मैं सो भी नहीं पाऊँ थी। जी जी, जैसे भारत सरकार के काफी प्रयास किए हुए हैं कि भाई हमारा एक एक जो वहां पे पढ़ाई के लिए गया हुआ यूक्रेन में, एक एक छात्र हमारा वापस सही सलामत आ जाए। आज हजारों छात्र वापस आए हैं। सरकार ने आपका बेटे को भी आपके घर तक पहुंचा दिया, इस पर आपका क्या कहना है? मैं मोदी सरकार से जी, भारत सरकार से बहुत अपील करती हूँ, इतनी रिक्वेस्ट है, इन्हें बहुत सारी मेहनत की है, नहीं एक बच्चा भी वहां से निकल के नहीं आया था, जहाँ हमारी सरकार नहीं उठती ना, सभी बच्चे वहीं पर रहते। इन्हें बहुत मदद करी है बच्चों की, अपने देश की। बाकी भी आगे भी मेरी यही अपील है मोदी सरकार से, ताकि इन बच्चों का आगे का रास्ता भी मोदी सरकार निकाले, तुरंत निकाले, इनका टाइम वेस्ट नहीं करे, इनकी पढ़ाई वेस्ट नहीं हुआ। जैसी मदद अब करी है ना, आगे और करे। जी जी, एक माँ के बेटा वापस आने पर वतन पे, तो एक माँ का जो कलेजा है वो ठंडा हो जाता है, और माँ बार बार यही कह रही है कि मोदी सरकार की सहायता की वजह से ही हमारे बेटे घर तक पहुंच पाए हैं। अंकित के पिता भी हमारे साथ हैं, वो किसान हैं, और उन्होंने कर्ज लेकर ही उनको इन्होंने पढ़ाई के लिए, उनका सपना पूरा करने के लिए उनको विदेश में डॉक्टर बनने के लिए भेजा था। हम उनसे बातचीत करेंगे। बताओ जी, आपने कर्ज लेकर आपके बेटे को भेजा और आपका बेटा वहां पे फंस गया था। हमारे बेटे ये एक तमन्ना थी जी कि मैं अगर अभी अमीर घर पे होता। हिम्मत रखिए जी, हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए जी। बताओ। बस अब आपका बेटा सलामत आ गया, सरकार आपके बेटे के सहयोग करेगी, ऐसी बात नहीं है। बताओ, कोई बात नहीं, आपने कर्ज लेकर आपका बेटा भेजा है सपने पूरे करने के लिए, लेकिन आपका बेटा घर आ गया है और इसके सपने भी पूरे होंगे। बताइए आप। इसकी एक तमन्ना थी जी, इसकी माँ को एक दिन ये बोला इसने कि मैं अगर अमीर घर में होता तो मैं डॉक्टर बनता। तो मैंने सोचा कि मैं कर्ज कितना ही हो जाऊं, लेकिन बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा। कम से कम 40 लाख रुपए खर्चा होगा जी, और बिल्कुल हाथ धो के बैठ के
तो लोग ये शुक्रिया अदा करते हैं हम सरकार से, हमारा बेटा जिंदा वापस आएगा हमारे पास। जी, एक पिता के आंसू ये कह रहे हैं कि अगर हम अपने बेटे के सपने पूरे करने के लिए इन्होंने कर्ज लेकर उनको वहां पे भेजा है, और ये भी कह रहे हैं कि इनका बेटा वापस आ गया, यही बहुत कुछ अब बहुत कुछ हो गया है कि इनका बेटा आज इनके पास है। अंकित जी बताइए, आपके जो माँ बाप है उन्होंने कर्ज लेकर आपको भेजा है, हाँ जी। और अब आप यहाँ पे वापस आ गए हो, ऐसे में आपका भविष्य आगे का क्या रहेगा? देखो सर, अभी तो आगे भविष्य का कुछ नहीं पता, लेकिन सरकार बोल रही है कि अगर जिनकी ज़्यादा डिग्रियाँ भी बची हुई हैं 3 साल, 4 साल, उनको शायद इंडिया में भी प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन मिल जाए। जी लेकिन हमारा अभी सिर्फ एक एग्ज़ाम बाकी है, जो 2 महीने बाद होने वाला है। जी इसलिए हमारा अभी कोई पता नहीं कि वो एग्ज़ाम कब होगा। उसके बिना हमको लाइसेंस नहीं मिल सकता काम करने का। काम करने का। हाँ जी। तो आपकी सरकार से क्या मांग है? सरकार से सर अभी तो कोई वो नहीं है, क्योंकि सरकार भी उसमें कुछ नहीं कर सकती। हम्म। लेकिन सरकार ने जो हमारे लिए किया है ना, वो बहुत किया सर उन्होंने। कि जैसे उन्होंने ये बोला कि हमको आपके लिए ट्रेनें भी फ्री हैं, आप सिर्फ ट्रेन तक पहुंचो, उसके तुरंत बाद स्टेशन पे जहाँ उतरोगे, क्योंकि मैं रहता हूँ सर ईस्ट बॉर्डर पे, और जाना था मेरे को वेस्ट बॉर्डर पे, ठीक है। लगभग 1300-1400 किलोमीटर ट्रेवल करके। ठीक है। 22 घंटे मैंने सिर्फ उकड़ू बैठने इतनी जगह में काटे हैं सर। हम्म। वही ना बैठ सकते, ना सो सकते वहाँ पे कुछ भी। उसके बाद फिर वहाँ से एम्बेसी की तरफ से अपनी मतलब बसें भी लगाई हुई हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जी जो आपको बॉर्डर क्रॉस करवाती हैं, या जी फिर आप अपने पर्सनल व्हीकल में जाओ, पैदल जाओ, वो आपके ऊपर है। जी फिर सर वहाँ पहुँचने के बाद भी हमने, जैसे हम दोपहर को 2:30 बजे से ले गए, और रात को 2-2:30 बजे तक हम बाहर खड़े रहे हैं सर। हम्म हमने रात को बाहर ठंड में भी ऐसे ही, स्नोफॉल हुआ वो भी ऊपर ही, हम्म। और माइनस में भी 3-4 डिग्री टेम्परेचर था। ठीक है। तो सर, क्योंकि देखो जब सिचुएशन खराब होती है ना, तो हर कोई पहले अपने देश को तो प्रायोरिटी देगा ही देगा। जी क्योंकि यूक्रेन वाले लोग भी जा रहे हैं साथ में, उनके हम्म। पासपोर्ट भी अपने से मतलब स्ट्रांग है इतना कि उनको वहां जाने के लिए वीजा वगैरह भी कुछ नहीं चाहिए। हम्म। इसलिए सर हमको 12 घंटे सिर्फ वहां खड़े होके लगे हैं उसके अंदर जाने में। जैसे ही आप इंडिया एयरपोर्ट पे उतरे, तो वहां पे उतर के कैसा फील हुआ उस टाइम पे? तो सर जैसे ही मैं आया था सर एयरफोर्स के प्लेन से, जी और जैसे ही हम बाहर निकले, तो हमको स्वागत करने वाले भी खड़े मिले। उन्होंने हमको खाने पीने का सामान भी दिया एक बैग में डाल के। अगर आप दिखाना चाहो तो ये बैग रखे हुए हैं, इसके अंदर जैसे अपनी चिप्स वगैरह, पानी की बोतल, जूस, फ्रूटी, ऐसे हम्म। छोटा मोटा सामान रखा हुआ था। ठीक है। और फिर उसके बाद सर हमने अपना इमिग्रेशन कंप्लीट किया। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने बोला कि सबका होने के बाद हर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, और उनको वहाँ से निकाल के लेके जाएंगे। जी, आपके पिता ने कर्ज लेकर आपको वहां पे भेजा था, हाँ जी। आज उनकी आंखों में आंसू हैं। हाँ जी। अब आप अपना आगे का भविष्य क्या देखते हैं? आपके पिता के आंसू भी आपके सामने थे। देखो सर, भविष्य तो हमारा यही है। देखो, हमारा काम है लोगों की सेवा करना। ठीक है। हमें ना तो इंडिया रूस देखना है, ना हमें दोस्ती दुश्मनी होती है हमारे काम में। हमारा भविष्य सिर्फ यही है कि हमको कैसे भी करके डिग्री मिल जाए, और हमें अगर जरूरत पड़ी सरकार को, तो हम उनकी मदद करने के लिए आगे आएंगे उठ के। जी और मैं सर खुद अपनी फर्स्ट ईयर से साथ में प्रैक्टिस भी करता हूँ। जी तो ये नहीं है कि हमारे पास सिर्फ डिग्री है, प्रैक्टिकल का एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने सर बिल्कुल ग्राउंड लेवल से काम सीखा हुआ है। ठीक है। ये थे खांडा खेड़ी से अंकित, जो कि यूक्रेन में एमबीबीएस का कोर्स करने के लिए गए हुए थे, और इनके माता पिता एक किसान हैं, गरीब परिवार से हैं, और इन्होंने 40 लाख रुपए कर्ज लेकर अपने बेटे को डॉक्टर बनने के लिए यूक्रेन में भेजा था। आज वो इस बात से तो खुश हैं कि उनका बेटा उनके पास है, लेकिन उनकी आंखों में आंसू ये है कि उन्होंने पहले ही इतना ज्यादा कर्ज लिया था, और अब भविष्य में उनका क्या होगा। कैमरामैन सुनील मान के साथ सुनील कुहाड़ के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।